हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला अपना पॉइंट। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, दैट मीन्स यह फ्रांस में हुआ होगा। और इस चैप्टर में हम लोग और यह भी डिस्कस करेंगे कि उस समय वहां का राजा क्या था, उस समय उस राजा की ऐसी पॉलिसी क्या थी, ऐसा क्या रीजंस था, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से यह रेवोल्यूशन हुआ, और यह रेवोल्यूशन होने के बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ। ये सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक डेट से, जो कि है 14 जुलाई 1789। तो इस डेट की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है? इस डेट का इंपॉर्टेंस यह है कि 14 जुलाई 1789 को ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वह स्टार्ट हुआ था। 14 जुलाई 1789 से ही स्टार्ट हुआ था। तो अब इसमें बात आती है कि ऐसा क्या रीजन हुआ कि इसी दिन से यह स्टार्ट हुआ। इसका रीजन यह था कि 14 जुलाई 1789 को वहां का राजा यानी फ्रांस का राजा लुईस 16 जो है, उसने वहां मिलिट्री को शहर में यानी पेरिस शहर में एंटर करने का ऑर्डर दिया। और जैसे ही मिलिट्री जब पेरिस शहर में एंटर करना शुरू की, तो वहां के पब्लिक में यह र्यूमर फैल गया, यह अफवाह फैल गया कि वो जो मिलिट्री है वो पब्लिक पे फायरिंग करेगी यानी गोली चलाएगी। तो इसके वजह से वहां के जो पब्लिक है वो करीब 7,000 लोग यानी अराउंड 7,000 लोग जो पेरिस का टाउन हॉल है उसके आसपास इकट्ठे हुए और उन्होंने एक पीपल्स मिलिशिया फॉर्म करने की कोशिश की। पीपल्स मिलिशिया मतलब होता है क्या? पीपल्स मतलब लोग, मिलिशिया मतलब मिलिट्री, यानी लोगों ने एक छोटी मिलिट्री फॉर्म करने की कोशिश की अपने बैटल करने के लिए मिलिट्री के साथ, क्योंकि उन्हें यह डाउट था, र्यूमर था कि हो सकता है मिलिट्री उन पर गोली चलाए। तो उसके वजह से मिलिट्री, जैसे कि हम लोगों ने बोला मिलिट्री, तो मिलिट्री जो होते हैं वो कभी हथियार के बिना नहीं होती है। तो वहां के जो लोगों ने आसपास के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू किया, क्यों? हथियार के तलाश में। लेकिन अनफॉर्चुनेट यह रहा कि उन्हें किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं मिला। फिर इन्हीं 7,000 पीपल में से सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो थे वो पेरिस के ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव कर गए, जहां पे फोर्ट ऑफ बेस्टिल था। अब ये फोर्ट ऑफ बेस्टिल क्या है? फोर्ट ऑफ बेस्टिल एक किला था जिसमें एक प्रिजन भी था, जिसमें प्रिजनर्स को रखा जाता था। और यह फोर्ट ऑफ बेस्टिल जो था वो लुईस 16 यानी जो किंग था उसके डेस्पोटिक पावर का एक सिंबल था। तो लोग जो है पेरिस के ईस्टर्न पार्ट की ओर गए यानी फोर्ट ऑफ बेस्टिल की तरफ मूव किए। वहां जाकर के उन लोगों ने फोर्ट ऑफ बेस्टिल पे अटैक कर दिया। और इसी में पब्लिक और फोर्ट ऑफ बेस्टिल का जो कमांडर था उन दोनों के बीच में क्लैश हुआ, इन लोगों के बीच में क्लैश हुआ और फोर्ट ऑफ बेस्टिल का जो कमांडर है वो मारा गया। और पब्लिक ने पूरे फोर्ट में जितने भी प्रिजनर्स कैद थे उन सबको छुड़ा लिया। वैसे उन लोगों में सिर्फ 7 प्रिजनर्स वहां अवेलेबल थे और पूरे फोर्ट को डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश यानी बर्बाद कर दिया। और पब्लिक सिर्फ डिमोलिश ही नहीं हुआ, ये फोर्ट डिमोलिश करने के बाद इस फोर्ट के जो पीसेस थे या जो टुकड़े थे, जो स्टोन्स थे, उसे मार्केट में बेचा भी गया और बहुत सारे लोगों ने उसे एज ए सोवेनियर खरीदा। तो एज ए सोवेनियर क्यों खरीदा? क्योंकि यह फोर्ट जो था वो किंग के डेस्पोटिक पावर का सिंबल था, तो लोग उसे यादगार में रखना चाहते थे। फिर ये जो इंसिडेंट हो यही नहीं रुका, इसके बाद यह जो रेवोल्यूशन है यह पेरिस के साथ साथ फ्रांस के अलग अलग पार्ट्स में भी फैल गया। और अलग अलग पार्ट्स में फैलने के साथ ही यह धीरे धीरे और ज्यादा वायलेंट होते चला गया। और इसके बाद ये कंडीशन और यहाँ क्रिएट हुई क्या कि पब्लिक जो है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो मिलिट्री का आना हुआ या पब्लिक का क्लैश जो हुआ मिलिट्री के साथ, वो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये था कि पब्लिक उस समय जो है ब्रेड के लिए यानी रोटी के लिए मूवमेंट कर रही थी, रेवोल्यूशन कर रही थी, डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट से। लेकिन वहां का जो किंग था या वहां की जो गवर्नमेंट थी वो उन्हें ब्रेड अवेलेबल नहीं करा रही थी। और इसी का ये इंसिडेंट जो है वो इसी के वजह से फॉर्म हुआ था। और स्टार्टिंग में जब यह रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 को, तो किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह रेवोल्यूशन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फ्रांस के राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और वहां की गवर्नेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, इसके बाद जो कि हमारा होगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किंग से। वहां का किंग जो था वो लुईस 16 था, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बर्बन डायनेस्टी का यह किंग था लुईस 16। और जिस समय यह रूलर बना फ्रांस का, उस समय 1774
ईयर था, यानी 1774 एडी में लुइस 16 जो है वो फ्रांस का किंग बना। और उस समय लुइस 16 की एज जो थी वो 20 ईयर्स थी, यानी यह 20 साल का था। बाद में जाकर के लुइस 16 की शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से हुई, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटीनोटे। यानी लुइस 16 जो है वो फ्रांस का राजा बना। कब? 1774 में। वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी एज जिस समय वो राजा बना 20 इयर्स थी। और वह ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेटे, उससे उसकी शादी हुई। और जब फ्रांस का जब राजा लुइस 16 बना, उस समय उसका जो ट्रेजरी था, यानी जो फ्रांस का ट्रेजरी था, वो बिल्कुल खाली था। उस ट्रेजरी के खाली होने का रीजन क्या था? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। मतलब फ्रांस जो है वो अलग अलग एरियाज में जो बहुत लंबे समय से वॉर लड़ रहा था, उसके वजह से वो ट्रेजरी उसकी खाली थी। और साथ ही साथ वहां जो मेंटेनेंस था उसके कोर्ट का, यानी जो राजा का जो दरबार था वो पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, वहां उसके मेंटेनेंस में काफी पैसे खर्च किए जाते थे। इन दोनों कारणों की वजह से, यानी लड़ाई की वजह से और पैलेस के जो कोर्ट यानी दरबार जो है, उसे बहुत ज्यादा मैनेज करने के चक्कर में या मैनेजमेंट के लिए ये सारे पैसे खर्च किए गए थे। और उसके वजह से फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, यानी उसका खजाना था, वो पूरी तरह से खाली था। 13 अमेरिकन कॉलोनीज। 13 अमेरिकन कॉलोनीज क्या है? जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस का जब राजा लुइस 16 बना तो उस समय फ्रांस की ट्रेजरी खाली थी, क्योंकि फ्रांस बहुत लंबे समय से वॉर में इन्वॉल्व था। तो ये वॉर कौन सा था? फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज, जो कि अमेरिका में है, ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज अपने जो कॉमन एनिमी, यानी फ्रांस और अमेरिका के कॉमन एनिमी ब्रिटेन से, वो लोग आपस में स्ट्रगल कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए। और फ्रांस ने उस समय अमेरिका की हेल्प की, यानी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया ब्रिटिश से लड़ने में। और इसके वजह से उसने काफी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया अमेरिका को। और इसके वजह से भी फ्रांस का ट्रेजरी जो है वो खाली था। जैसे कि पहले से ही एक लीवरेज कहने का मतलब क्या है? लीवरेज करेंसी है, वो करेंसी थी फ्रांस की 1794 तक। वो उस समय कंडीशन क्या थी कि पहले से फ्रांस पे ऑलरेडी 1 बिलियन लीवरेज का कर्ज था। और वॉर में अमेरिका को सपोर्ट करने की वजह से उस पे 2 बिलियन लीवरेज का कर्ज और ऊपर से जुड़ गया। अब ये लीवरेज जो है ये 1794 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था लीवरेज को। हम लोग देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है? मनी लेंडर्स स्टार्टेड चार्जिंग 10% इंटरेस्ट। इसमें हो गया क्या? इसमें नेक्स्ट क्या है? जैसे 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया फ्रांस ने, 2 बिलियन लीवरेज का कर्ज उसके ऊपर और आ गया। और जो मनी लेंडर्स थे, जिन्होंने पैसा दिया था फ्रांस की गवर्नमेंट को, यानी फ्रांस के राजा को जिसने पैसा दिया था, उसने उस पर 10% जो है इंटरेस्ट वो चार्ज करना शुरू कर दिया। और जब 10% इंटरेस्ट उस पर चार्ज करना शुरू कर दिया, तो वैसे कंडीशन में गवर्नमेंट के सामने यह कंडीशन क्रिएट हो गई कि उसका अपना जितना भी उससे टैक्स आता था, उसका अधिकतर पोर्शन जो है वो उस 10% इंटरेस्ट को कवर करने में या उसको पे करने में चला जाता था। फ्रांस में जो भी 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था मनी लेंडर्स की तरफ से, उसको पे करने में ही उनका सारा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का खर्च हो जाता था। और इसके वजह से वहां की जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करना, ये सारे काम गवर्नमेंट से नहीं हो पाते थे। और इसके वजह से हुआ क्या कि वहां की कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि वहां टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। और टैक्सेस को इंक्रीज करने का डिसीजन लिया गया। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम थी। जैसे कि हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वहां सोसाइटी की कंडीशन क्या थी। वहां की सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, वैसे लोग जो चर्च से जुड़े हुए थे, यानी उस समय जो है चर्च, जो गिरजाघर थे, उनका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था वहां की गवर्नेंस में। सेकंड जो स्टेट वाले थे वो नोबिलिटी जो लोग होते, नोबल्स जो होते थे उसमें। और थर्ड वाले में आते थे बिग मर्चेंट्स, अर्न पीजेंट्स एंड ऑल। यानी फर्स्ट स्टेट, वहां की जो सोसाइटी थी, फ्रांस की सोसाइटी, वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में बिग मर्चेंट्स, पीजेंट्स, बड़े बड़े फार्मर्स, वो सारे लोग आते थे। लेकिन यहाँ कंडीशन ये थी कि जो इसमें टैक्स पेयर्स थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग थे। ये स्टेट सिस्टम जो था वो फ्यूडल सिस्टम जो फ्रांस में था, फ्यूडल सिस्टम, ये उसी का पार्ट था।
ये फ्यूडल सिस्टम का ही पार्ट था। और जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं फ्रांस में जनरली, वो होता है ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम हम लोग किसे बोलते हैं? जो भी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस रहे हैं फ्रांस के 1789 से पहले, यानी 1789 से पहले जो भी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस रहे हैं फ्रांस के, उसे हम लोग ओल्ड रेजिम बोलते हैं। क्या? जैसे कि हम लोग तीनों स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बारे में। इसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि टैक्स पेयर जो थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग थे, फर्स्ट और सेकंड लोग, ये लोग जो है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, वो टैक्स पेयर्स नहीं थे। जबकि फ्रांस के पॉपुलेशन में अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें, फ्रेंच सोसाइटी की बात, तो वहां के पॉपुलेशन में 90% जो पॉपुलेशन थी, 90% पॉपुलेशन जो थी ये पीजेंट्स की थी पॉपुलेशन, ये फार्मर्स थे या पीजेंट्स थे। लेकिन जितना वहां जितने भी जमीन थी, उसका जमीन का टोटल लैंड का 60% जो है वो वहां के ये दो स्टेट के लोगों के द्वारा ओन किया जाता था। यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के ये दोनों स्टेट्स के लोग मिल करके 60% ऑफ लैंड ओन करते थे। जबकि वहां की जो नंबर ऑफ फार्मर्स थे वो 90% थे टोटल पॉपुलेशन के। और इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जो भी लोग थे, यानी जो भी क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग थे, ये काफी ज्यादा राइट्स एंजॉय करते थे जो इन्हें बाय बर्थ मिलता था। यानी जो भी नोबिलिटी एंड क्लर्जी फैमिली में जो भी बच्चा बर्थ लेता था या जन्म लेता था, उसे जन्म से ही काफी सारे राइट्स मिलते थे। इसमें दो तरह के टैक्सेस फ्रेंच सोसाइटी में जनरली दो तरह के टैक्सेस जो थे वो चलन में थे। एक जिसमें पहला टैक्स था टीथे, जो कि 1/10 ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि चर्च को देना होता था, और दूसरा टैक्स था टैले, जो कि पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी डायरेक्टली स्टेट को देना होता था। और इसके अलावा काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी चार्ज किए जाते थे। Please do subscribe our channel and press bell icon to get updates.